हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास के बाद हमने ठाना कि हमें मेडिकल लेनी है, बायोलॉजी लेनी है और सोचा कि डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनना बहुत टफ भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। डॉक्टर बनना अपने आप में एक पूरी जर्नी है। वो जर्नी शुरू हो जाती है 9th क्लास से, 10th क्लास से और 9th-10th में जो आपका इंटरेस्ट बनता है ना, वो इंटरेस्ट कहीं न कहीं आज आपको इस 11th मेडिकल में लेकर आया है। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो तय है कि आपको बायोलॉजी से लगाव है, बायोलॉजी आपको पसंद है और नहीं भी पसंद है, तो अब मेडिकल तो ले ही लिया है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि बायोलॉजी सिर्फ़ एक सब्जेक्ट नहीं है बच्चों, बायोलॉजी अपने आप में पूरी दुनिया है, हर जगह तो बायोलॉजी है और सबसे ज़रूरी चीज़ आप खुद बायोलॉजी हैं। हम आप में हर वो चीज़ हम क्या खाते हैं, हम कैसे दिखते हैं, अगर मैं थोड़ा-सा सांवला अगर हूँ या मैं अगर गोरा हूँ, तो ये भी तो कहीं न कहीं बायोलॉजी का मेलानिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से मेरे स्किन टोन डिफरेंट है। मेरी अगर वॉइस हैवी है, तो ये कहीं न कहीं किसी हार्मोन की वजह से है, जो कि एक मेल में होता है। हर जगह तो बायोलॉजी है, हर जगह तो अ, वो खाना, वो पीना को कहते हैं कि जी जंक फूड मत खाओ, तो क्यों नहीं खाना कभी सोचा है? हर चीज़ में कहीं न कहीं वो बायोलॉजी आती ही आती है और आज उसी बायोलॉजी की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आपने 11th सिर्फ़ अगर इसलिए ली है कि जी आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भई डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्यों बनना है, कैसे बनना है? ये 3-4 क्वेश्चन्स जब आप अपने मन में सॉल्व कर लेंगे, तो आप कर लेंगे। और इस पूरी जर्नी में 11th एंड 12th की पूरी जर्नी में मैं बच्चों आपको 2 चीज़ें इंश्योर करूँगा, 2 चीज़ें पूरी तरह से इंश्योर करूँगा। फर्स्ट, आप अपने पूरे 11th एंड 12th में बायोलॉजी को बेहतरीन तरीके से करें और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, इस वेदा अकेडमी की तरफ से, वो आपको डायरेक्टली आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में, आपके स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में और आपको आपके नीट के एग्ज़ाम में जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम जो मेडिकल से रिलेटेड है, मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा और भी आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं। इन सब में आपको वही चीज़ें आएँगी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। तो आपको 2 काम करने हैं बच्चों। पहला तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको सिर्फ़ सुनना नहीं है। इसको आपको ऊपर के पास एक एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, एक हाइलाइटर होना चाहिए और एक पेन और कॉपी होनी चाहिए। बुक, हाइलाइटर, पेन और कॉपी, ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं और आपका दिमाग आपके साथ में है, तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैरेलल में नोट्स बनाने होंगे और नोट्स नहीं बनाते हैं, सिर्फ़ सुनते हैं तो बायोलॉजी भूल जाएगी, वो थोड़ा-सा वास्ट है। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी में टोटल 11th में 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर्स और 12th में 16, मतलब टोटल 38 चैप्टर, 38 चैप्टर्स हैं। तो इस 38 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, दिमाग में रिटेन रखने के लिए रिपीटेड हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिपीटेड उसको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना काम हम करने वाले हैं। मेरा नाम अनुराग तिवारी है, शायद यहाँ पर पीछे आपने देख भी लिया है। और कुछ-कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर अगर आप यूट्यूब पर मेरा नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा अनुराग तिवारी। बायोलॉजी करके डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने कई जगहों पर पढ़ाया हुआ है और काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उन बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने एक चीज़ ज़रूर महसूस की है कि बच्चों को किस तरह की पढ़ाई पसंद आती है। दूसरा, एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, कैसे आप एक सही जगह पहुँच सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो सीखी हैं, अब आपकी बारी। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप होता है ना, वैसे ही टेलीग्राम चैनल होता है और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ पर वेदा 11 ई का मतलब इंग्लिश मीडियम, तो हमने सेपरेट चैनल्स बना दिए हैं। तो वेदा 11 ई का मतलब 11th क्लास के इंग्लिश मीडियम का चैनल है। इसमें आपको पीडीएफ, जो भी क्लासेस हैं उसका लिंक, छोटे-छोटे शॉर्ट ट्रिक्स
और सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं, इसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, जो भी आपसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल हैं, लिंक्स हैं, सब कुछ मिलते रहेंगे सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, 4 चीजों की जरूरत है बच्चों। पहला, हमें एनसीईआरटी की बुक हमारे पास होनी चाहिए। क्या है? यस और नो बताएंगे। दूसरा, हमें एक हाइलाइटर रखना है, पेन रखनी है और एक कॉपी रखना है, ताकि हम नोट्स अच्छे से बना पाए, प्रॉपर तरीके से हम अच्छे से नोट्स बना पाए, तो हम काम अपना अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई साहब। 2-3 चीजें बेसिक्स बता देता हूं बच्चों, है ना, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं कि हम काम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, काम कैसे करने वाले हैं। देखो, पहले तो ये समझ लो कि 11th क्लास जो है आपकी, ये जो पूरी 11th क्लास है, इसमें आपके पास कितने 22 चैप्टर हैं, 22 चैप्टर्स, राइट। और 12th में कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 12th में अभी मैंने कितने बताया, 16 चैप्टर्स, राइट। टोटल कितने हो गए? 38 चैप्टर्स। तो 38 चैप्टर की जब हम बातें कर रहे होंगे, तो इस 38 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका प्लान ये होना चाहिए कि आप रेगुलर नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। रोज का रोज लिखना है, रोज का रोज पढ़ना। पहला चैप्टर लिविंग वर्ड है, इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर को मिलाकर एक यूनिट बनती है। ऐसे 5 यूनिट 11th में है, 5 यूनिट 12th में है। ठीक है ना, तो मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हैं। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे, आपकी पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, रिवीजन कैसे होना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप कर पाओगे तो काम आपका बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ड है, अगर मैं इसके बारे में सॉरी पहला चैप्टर जो लिविंग वर्ड है, अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं, तो लिविंग वर्ड में बच्चों पूरी लिविंग, जीवित जो चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या क्या चीजें जीवित हैं, कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, प्लस अगर मेरे पास बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो भाई वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखेंगे। सपोज सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास यहां पर 10,000 चींटियां हैं, तो सारी चींटियां ही तो हैं। लेकिन पूरी दुनिया की अगर बात करूं, ठीक है, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। मैं कैसे उनको सेग्रीगेट करूंगा, उनका नाम कैसे रखूंगा? क्योंकि अगर एक लड़के का नाम चिंटू है, एक का नाम पिंटू है, एक का नाम विशाल है, लेकिन है तो तीनों ह्यूमंस ही। उनके अंदर भी वही नाक है, वही कान है, वही स्किन है, वही हाथ है, लेकिन सेम चीज एक ऑक्टोपस में डिफरेंट होती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमने उनको कैटेगराइज किया, उनका नॉमेनक्लेचर, नामाकरण किया, है ना। और वो जो नामाकरण है, उन नामाकरण से, उन नॉमेनक्लेचर से हमने कैसे उसको अच्छे से स्टडी किया, और स्टडी करने पर बहुत सी चीजें पता चलती है। मैं तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जब भी आप किसी चीज को अच्छे से स्टडी करते हो, तो कई चीजें हमें ये पता चलती हैं कि भाई, अरे वाह, इसमें तो ये जो काम की चीज है, इससे हम मेडिसिन बना सकते हैं ह्यूमंस के लिए। बातें समझ रहे हो ना, उससे ह्यूमंस के लिए मेडिसिन बना सकते हैं। उसी तरह से आप किसी चीज को अच्छे से, जैसे बहुत से प्लांट से मेडिसिन बनती हैं ऑलरेडी, बहुत से एनिमल्स से मेडिसिन बनती हैं ऑलरेडी, ये तो सिर्फ एक है। क्या आपको पता है, पुराने जमाने में इंसुलिन का प्रोडक्शन पिग से होता था, पिग, सुअर, स्वाइन जिसको हम बोलते हैं, सॉरी। तो मेन चीज ये है कि अगर हमें सब पता चल जाए, तो हम बहुत सी चीजें ऐसी पता लगा सकते हैं। तुम्हें पता है क्या, जेलीफिश जो है, इसके पास कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिसकी वजह से ये इमॉर्टल है। मतलब एक एक जेलीफिश का ईयर वाइज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कई बार लोगों ने फाइंड आउट किया है। अभी कितना सही है कितना गलत है वो बाद की बात है, बट एक समझने की बात है कि उसके अंदर कुछ इमॉर्टल होने की प्रॉपर्टी है जेलीफिश की। अगर वो प्रॉपर्टी हमारे अंदर आ जाए, तो रिसर्च के रास्ते खुल जाते हैं। बट उसके लिए हमें पहले समझना होगा बच्चों, क्या लिविंग वर्ड स्पेशली। ठीक है, तो लाइफ क्या है, लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। इसको हम 3 से 4 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी बातें हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने वाले हैं। ठीक है, देखो छोटी सी चीजें हैं यहाँ पर। जब आप बात करते हैं, तो मैं अगर जिंदा हूं, मैं अगर जिंदा हूं, लिविंग जिसको कहते हैं, तो ऐसी क्या खास बात है कि मैं अपने आप को लिविंग कहलाऊंगा?
तो पहली चीज मेरे अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा इतना सा होता है, तो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, खूब बड़ा हो जाता है। मतलब क्या हुआ? उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन हुआ तो उसके अंदर ग्रोथ हुई। ग्रोथ हुई तो इसका मतलब क्या इस पेन के अंदर कभी ग्रोथ हो सकती है बच्चों? छोटी सी बात है, क्या इस पेन के अंदर कभी भी ग्रोथ हो सकती है? आंसर इज इम्पॉसिबल भाई साहब, नहीं तो छोड़ दो, इम्पॉसिबल, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और यहां से डिफाइन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का फंडा, है ना? यहां से चीजें डिफाइन होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग की चीजें डिफाइन हो रही होती हैं। तो इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी कि कोई चीज लिविंग है, उसके लिए क्या होनी चाहिए जी? उसके अंदर ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए। मैं इसको हाईलाइट करूं? हाईलाइट करता हूं। अच्छा भाई देखो, ऐसा है, पढ़ते हुए, है ना, पढ़ते हुए कभी भी कुछ डाउट हो तुम लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो, और मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आ, हम लोग अपने ऐप पर, हमारे में डाउट सॉल्विंग का फीचर होता है, प्लस टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। तो कनेक्टेड रहो, ठीक है ना? और आपको जो टेलीग्राम यहाँ पर ज्वाइन करना है वो कौन सा है? वो तो है ही है, प्लस मैं एक और यहाँ पर टेलीग्राम ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अनलॉक नीट, ठीक है? आप इसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हो, अनलॉक नीट करके, राइट? तो ये टेलीग्राम पर जाएंगे, अनलॉक नीट सर्च करेंगे, तो नीट के बच्चों को जो पहले पढ़ा है उसमें और भी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी कर लेना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? क्या हुआ? पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई भाई? ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ के साथ में डेवलपमेंट, देखो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, वो मैं समझाऊंगा तुम्हें कैसे होती हैं, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, बट ग्रोथ कभी भी नेगेटिव हो सकता है जी। हम जितने बड़े हुए दोबारा से छोटे बच्चे हो गए, इम्पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, बट होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी ना किसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी भी चीज में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो हम उसको लिविंग मान सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है। और उससे भी जरूरी प्रॉपर्टी क्या है ये बताऊं? उससे भी जरूरी प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्सिवनेस। क्यों क्यों रिस्पॉन्सिवनेस हम कह रहे हैं? क्योंकि मैंने इसको किया, हेलो कैसे हो, कुछ बोलेगा? कुछ रिस्पॉन्स करेगा? नहीं करेगा। बट अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस की बात करता हूं, तो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मुझको कोई ऐसे ऐसे करे, हेलो, तो मैं कहूंगा हाँ जी क्या बात, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? मतलब क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिवनेस एक लिविंग प्रॉपर्टी है। तीन बातें हमने समझी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस। एक और एग्जांपल देता हूं आपसे, एक और छोटी सी चीज। अगर मैं इसको ज्यादा हीट में ले जाऊं, मौसम चेंज हुआ ना, थोड़ी थोड़ी खांसी हो गई, पहले कोल्ड था तो काढ़ा पी पी कर तो ठीक हो गया अपन। मैं है और दो तीन लोगों को एक साथ कोल्ड और कफ हुआ, सब तो ठीक हो गए, मैं अपनी बुजुर्गियत की वजह से अभी भी खांसी किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। बट आपका सिलेबस जो शुरू हुआ है वो खत्म होके ही मानेगा अच्छे तरीके से। सुनो, एडॉप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो होता क्या है ना, आज मैं जैसे सपोज यहां खड़ा हूं, तो मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं ऐसे ऐसे पसीने उसीने पोंछ कर पढ़ाता रहूंगा, ये मेरा अडॉप्टेशन है। इसको गर्मी लगेगी तो ये कुछ कर सकता है? ये उस एनवायरमेंट के साथ में मिलजुल नहीं सकता बच्चों। तो एडॉप्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? और अगर किसी में एडॉप्टेशन हो रहा है, वो समय के साथ में, एनवायरमेंट के साथ में धीरे धीरे घुल मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिविंग है। नॉन लिविंग में प्रॉपर्टी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आज मैं इस पेन को रख कर जाता हूं यहां, और कल को आता हूं तो पता चलता एक से दो बन गए, दो से चार बन गए, चार से आठ बन गए। अगर ये प्रॉपर्टी है किसी के अंदर, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट बताओ भाई? इसका मतलब क्लियर है कि ये दो से चार हो रहे हैं, मतलब लिविंग है। जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ लिविंग में है। तो इसको नॉन लिविंग भी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये हमेशा एक ही रहेगा, अकेला है, अकेला ही रहेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बट तुम्हें कुछ जादुई चीजें बताने वाला हूं जो नीट में आती हैं, जो तुम्हारे मेडिकल एग्जाम्स में आती हैं, या तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स में आती हैं।
किसी भी एग्जाम को दोगे उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चों, तो दो चीजें बता रहा हूं। जब भी पढ़ते हो तो दो चीजों को समझना होगा। पहला, एक होता है थियरी, एक होता है उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं नंबर उसी से मिलेंगे, लेकिन उसको डायरेक्ट समझ नहीं पाओगे। उसके लिए समझना पड़ेगा ये थियरी जो पढ़ा रहा हूं, और अब जो बताने जा रहा हूं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें, यहां देखो, क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को डबल कर सकता है? कर सकता है। अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं वो लोग, हाँ या ना? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर, ये बात क्लियर है। उसी तरह से इवॉल्व होना, इवॉल्व का मतलब क्या तुम्हें पता है? जैसे आज हम हैं, आज से 5000 साल पहले, है ना, आज से 5000 साल पहले, छोटी सी चीज, ह्यूमंस क्या ऐसे ही थे? आंसर इज नो, ह्यूमंस ऐसे नहीं थे। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब अपने आप को उसी हिसाब से रेगुलेट करता है। जैसे नहीं, तुमने कभी फैन देखा हो, तो फैन को ऐसे घुमाओगे तो रेगुलेटरी, उसमें रेगुलेटर लगा होता है फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए। सेल्फ रेगुलेटरी, खुद से ही अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई है जो इन्वायरमेंट की चीजों के साथ में अपने आप को बढ़ा घटा सकता है, तो मतलब लिविंग है। मतलब आपने टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना है? टच मी नॉट, छुई मुई बोलते हैं अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में। तो भाई उसको टच करो, तुरंत वो सिकुड़ जाता है, तुरंत वो सिकुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो इन्वायरमेंट के किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है? हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, केमिकल, कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड हो जाए, साउंड, उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से कोई भी चीज अगर अफेक्टेड होती है, इसका मतलब क्या है? वो लिविंग है। वो क्लियर सी बात है कि वो कंफर्म है कि वो लिविंग है। ये बात भी समझ में आ रही है आपको? तो ये कुछ फीचर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते ही होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंफर्म होते हैं। जैसे, तो ये समझ गया ना? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो इस पर पहले बात करते हैं। बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्वेश्चन एक बार दो बार नहीं, लगभग 10-15 बार पूछा गया है पिछले 30-35 सालों के नीट के एग्जाम के इतिहास में। जो मेडिकल का एग्जाम होता है, पहले ऑल इंडिया पीएमटी कहते थे, अब उसको नीट बोलते हैं। तो नीट के एग्जाम के इतिहास में ये लगभग 10-15 बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 5 ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ऐसे ही इनमें से कोई भी 4 उठा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और क्या रहता है वो? तो भाई ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस की जगह अनकॉन्शियसनेस डाल दिया है, कुछ भी ऐसा चेंज कर दिया है, कुछ भी कहीं थर्ड ऑप्शंस डाल दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। समझ पा रहे हो ना? चीजें समझ में आ रही? मतलब इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? खूब मेहनत से पढ़ो, कहीं पर भी तुम बैठे हो, एक चीज जरूर सोच लेना कि भैया तुम्हारे सर या तुम्हारे बड़े भैया यहां पर हैं। मेडिकल के एग्जाम से लेकर किसी भी एग्जाम में जो भी तुम दे रहे हो, तुम्हारे छठे से 12वीं तक की जिम्मेदारी ले रखी है मैंने और पूरी टीम ने, है ना? तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो, मुझे जरूर बताओ, है ना? और मेहनत से बस पढ़ो। बस एक चीज तुमसे चाहता हूं, मेहनत से पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, खूब टेस्ट दो, और पढ़कर एकदम बेहतरीन बनकर निकलो। बेहतरीन बनकर निकलना है। बेहतरीन बनने के लिए कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक मेहनत और कंसिस्टेंसी लगती है। रेगुलर लगे रहो। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जो काम आज कर रहे हो वो कल भी करो, परसों भी करो, और करते जाओ जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। यही कंसिस्टेंसी है, यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये थोड़ा सा समझना है हमें कि एग्जैक्टली होती क्या है। ये बात तो हमने समझ ली कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। बट अब आप बात करते हैं नीट के एग्जाम की, बोर्ड के एग्जाम की। सर, क्या इसका मतलब जो ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ से हम ये कह सकते हैं कि जी पक्का जिसके अंदर भी ग्रोथ होगी वो लिविंग है? बताओ बताओ आंसर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके अंदर ग्रोथ है
वो लिविंग है, हाँ या ना? जल्दी से आंसर दो मुझे। बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा तुमको। एक पहाड़ का एग्जांपल लेते हैं, चलो, है ना, एक छोटा सा माउंटेन। ये देखो, डन। ये एक पहाड़ है, कोई भी पहाड़ लगा लो, एवरेस्ट लगा लो, हिमालय लगा लो। हर साल इसके ऊपर बर्फ गिरती है, जिसकी वजह से ये मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ओवरऑल जो लेंथ है बच्चे, वो लेंथ इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? तो इंक्रीज इन नंबर या मास बाय सेल डिवीजन, ये तो एक वर्ड हो गया। बट क्या ग्रोथ हुई? लंबाई बढ़ गई भाई साहब। मैं बचपन में छोटा था, अब बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, अब इतना, अब और नहीं बढ़ूंगा, तो इसको तो बोल दिया ग्रोथ हुई। लेकिन अगर एक नॉन लिविंग के चीज के बाहर कोई भी एक्यूमुलेशन होता है, बर्फ जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्या उसको ग्रोथ बोलोगे? आंसर इज नो। आंसर इज व्हाट? नो। क्यों भाई? क्योंकि जब आप ग्रोथ की बात कर रहे हो, तो ये बच्चों हमेशा याद रखना, ग्रोथ हमेशा इंटरनल होना चाहिए। इंटरनल मतलब अंदर से अगर डिवीजन हो, सेल डिवीजन जो यहां लिखा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, मतलब इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल। एक सेल बच्चा मेरी खांसी से दिक्कत तो नहीं यार, है ना? नंबर ऑफ सेल्स, मान लो एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन गए, कोई दिक्कत? एक सेल से दो सेल बन गए, यस, इट इज ग्रोथ। एंड मजेदार चीज, बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट इन विच डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, राइट? सेल डिवीजन हुआ है, सेल डिवाइड हो गया है, इट मींस ये मल्टीप्लाई हो गया। बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट इन विच डिवीजन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन। मैथ्स वालों की बातों को हम धज्जियां उड़ा देते हैं, हाँ या ना? है ना? मतलब मैथ्स वाले बेचारे लगे रहते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग चीज है, अपोजिट है। उनके लिए जो चीज अपोजिट है, हमारे लिए वही चीज सेम है, नहीं? तो एक सेल जब दो में डिवाइड हो गया, तब इसको ग्रोथ कहेंगे, चलो ठीक है। दूसरा, एक सेल जब ग्रो कर गया, मास में डिवाइड हो गया, तब हम इसको ग्रोथ कहेंगे। बट किसी भी सेल के बाहर आपने ढेर सारा केमिकल या कोई भी चीज चिपक गई, फैट चिपक गया, लिपिड्स चिपक गए, वो बड़ा हो गया, नहीं, तब वो ग्रोथ नहीं, दैट इज एक्यूमुलेशन। एंड एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, कभी भी ग्रोथ नहीं कहलाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक्यूमुलेशन कभी भी ग्रोथ नहीं कहलाता है। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर आपसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब तो ग्रोथ आएगा। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि दो चीजें होती हैं। एक होता है डिफाइनिंग फीचर। क्या ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि जिसमें ग्रोथ होगी सिर्फ उसी को लिविंग बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे? तो आंसर इज नो। ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है बच्चों, ये प्रॉपर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, प्लांट में तो भाई साहब ये पूरे लाइफ टाइम चलती रहती है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम, यस और नो? प्लांट में ये प्रॉपर थ्रू आउट दी उसमें चलती रहती है, ठीक है ना? थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये बात क्लियर है? बट जैसे ही हम बात करें एनिमल्स की, तो भैया 18 साल के बाद मेरी तो हाइट नहीं बढ़ी, सीधी सी बात है ना? तो सर्टेन एज तक आप सोचो, 18 साल के बाद, 19 साल के बाद, 20 साल के बाद या 25 साल के बाद आप लटके पड़े हुए हो कि जी लंबाई बढ़ जाए, काश। ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी दवा जो मार्केट में कहते हैं जी हाइट बढ़ा देंगे, कैप्सूल खाओ, गलत बोलते हैं। वो भी मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तुमको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 22, 11th क्लास, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हारी बॉडी के फंक्शंस को चेंज करते हैं। किसी की बियर्ड मुस्टैच है, तो किसी के बड़े घने लंबे बाल हैं, नहीं? ये सब कुछ कहीं ना कहीं वो हार्मोन आपकी बॉडी का कंट्रोल करता है। किसी की वॉइस हैवी है, तो किसी के अंदर कुछ है। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं से हार्मोन्स की वजह से, और हार्मोन एक तरह का केमिकल, ठीक है? तो उसके बारे में हम समझेंगे। बट हमारी जो हाइट बढ़ती है या मैं ग्रोथ की बात कर दूं, तो एक सर्टेन एज तक रहती है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आदमी की डेथ क्यों होती है? एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, आदमी की डेथ क्यों होती है? मजेदार चीज ये है कि डेथ होने का सिंपल सा
नियम ये है कि एक एज के बाद नए सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। पहला एक तो रीजन ये, और भी कई रीजंस हैं। वो जो नए सेल्स बन रहे हैं बनने ही बंद हो गए, और पुराने तो कुछ टाइम के बाद डेड होंगे ही होंगे। धीरे धीरे सब कुछ खत्म, आदमी की डेथ हो जाती है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब सेल डिवीजन अपनी रिप्लेसमेंट एबिलिटी को खत्म कर देता है एक टाइम के बाद। तो इसका मतलब उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो एक बुजुर्ग आदमी हैं जिनकी उम्र 70-80 साल 90 साल है, क्या उनको लिविंग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ? तो ग्रोथ वर्ड गलत हो गया कि ग्रोथ की वजह से हम लिविंग डिफाइन करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि इंटरनल ग्रोथ हो रही तो वो लिविंग है, लेकिन एक्सटर्नल ग्रोथ और बहुत सी चीजों को हम फैक्टर नहीं लगाते। आई होप चीजें समझ में आ रही ना? भाई साहब, इसके नोट्स बनेंगे, मैं आपको नोट्स भी बनाना सिखाऊंगा। छोटे छोटे नोट्स बनते हैं, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो ये देखो पहाड़ वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। इंक्रीज इन मास एंड साइज, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो वो सरफेस एक्यूमुलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर बाहर इकट्ठा हो रहा है कोई चीज, है ना? कोई चीज बाहर इकट्ठा हो रही है। इट मीन्स, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर रहा हूं, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। व्हाट? ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बातों को समझना। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर बताए। हर चीज को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझें। डन है? कोई कंफ्यूजन, कोई दुख, कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहां पर हम अगला, एक बात तो क्लियर हो गई जी, ग्रोथ लिविंग में होता है, लेकिन ग्रोथ की वजह से, नोट्स में लिखोगे ये सब चीजें जो कॉपी में लिख रहे हो, ग्रोथ लिविंग में होता तो है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिसमें ग्रोथ नहीं है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये जो घुमाने वाली चीजें हैं बच्चों ना, यही एग्जाम में आते हैं। दोबारा से तुम्हें बता दूं, हम यहां थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा और पीछे चलें तो शुरुआत से बात की गई थी लाइफ क्या है, क्या क्या चीजें किसी भी को लिविंग ऑर्गेनिज्म दर्शाती हैं, कोई लिविंग है इसके लिए क्या क्या कंपल्सरी चीजें, इस पर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं हम लोग। तो ग्रोथ तो डन, अब बचा रिप्रोडक्शन। एक एग्जांपल लेता हूं, छोटी सी चीज। देखो, रिप्रोडक्शन सबको पता है, 11th में पहुंच गए हो, इतने बड़े हो गए हो, 10th में ही इस चैप्टर है। लेकिन अगेन सीधी सी बात, क्या मैं जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसको नॉन लिविंग बोल दूं? तो आंसर इज नो। अगर एक बुजुर्ग पर्सन है या एक छोटा बच्चा है, वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता। एक बुजुर्ग पर्सन आप रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? हाँ है भाई। इसका मतलब अगेन, रिप्रोडक्शन इज अगेन नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दोबारा से, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बातें समझ पा रहे हैं? कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए मुझे, तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। तो एक चीज समझना, रिप्रोडक्शन क्या है सबको पता है, अपने जैसे ही नए प्रोजीनीज को बनाना। क्या जरूरी हमेशा सेक्सुअली? नहीं, सेक्सुअली की कोई गारंटी नहीं, आप उसको एसेक्सुअली भी बोल सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो रिप्रोडक्शन। भाई, एसेक्सुअल का मतलब क्या, उसमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, एक अमीबा से दो अमीबा, बात खत्म। बट ये भी रिप्रोडक्शन है, अपने जैसे ही किसी नए ऑर्गेनिज्म को बनाना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कोई डाउट नहीं? तो समझें इसको, छोटी छोटी चीजों को समझते हैं। ये बेसिक क्लियर है कि अच्छा, यहां से एक नीट में क्वेश्चन भी आया था बेटा, इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना। नीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, क्या आया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये देखो, एक मैं सोचता हूँ खांसी ना आए, बीच बीच में आ ही जाते। सुन, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल है, एक सेल से बना दो, बन गया कि नहीं बन गया? एक से दो बन गए, इसको बोलते हैं प्रोजेनी। अच्छा, दो तीन वर्ड याद कर लो यार, तुम्हारे काम आएंगे। एक वर्ड है प्रोजेनी, एक वर्ड है ऑफस्प्रिंग, है ना? बात समझ पा रहे हो? जो
हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की। ये सब कुछ एक ही चीज़ है। जैसे बोलते नहीं कि जी बधाई हो आपके यहाँ पर बिटिया हुई है, या बधाई हो आपके यहाँ पर बेटा हुआ है, या बधाई हो आपके यहाँ बच्चा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्लांट के केस में क्या बोले भाई साहब? मज़ेदार चीज़ यही है ना कि हम क्यों ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं? प्लांट का एक सीड गिरा, ऊपर से फ्रूट गिरा उसका बेचारा, और वो नीचे एक नया छोटा-सा पेड़ बन गया। तो आस-पास के पेड़ उधर से हिलते-डुलते बोलेंगे बधाई हो तुम्हारे यहाँ बच्चा हुआ है। नहीं, हम वी कैन नॉट यूज़ दोज़ वर्ड ना। तो इसके लिए एक कॉमन वर्ड बनाया गया है। या अमीबा 1 से 2 बन गया, तो बधाई हो, है ना? तो ऐसा नहीं चलता। तो वी हैव टू यूज़ अ कॉमन वर्ड दैट इज़ ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। अगली जनरेशन को प्रोजेनी बोलते हैं। अभी मैं तुमको 12th में जब तुम जाओगे, तो तुमको एक टर्म समझाऊँगा, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन। वहाँ पर F1 जनरेशन उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। तो ऐसे-ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो कॉमन टर्म्स हैं, वो जो प्लांट में भी यूज़ हो सकें, अमीबा में भी यूज़ हो सके, एनिमल्स में भी यूज़ हो सकें, ह्यूमन्स में भी यूज़ हो सकें, इंसेक्ट में भी यूज़ हो सकें, बर्ड्स में भी यूज़ हो सकें। कॉमन वर्ड वी हैव टू यूज़ ना, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे। तो इसका मतलब एक, दोबारा से ध्यान से सुनना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा, इससे 2 बन गए, है ना? इससे क्या हो गया? 2 बन गए, और ये जो 2 बने, ध्यान से, इन 2 को हम क्या कहेंगे? प्रोजेनी। तो फ्रॉम वन अमीबा, 2 ऑफस्प्रिंग्स या 2 प्रोजेनीज आर क्रिएटेड या फॉर्म्ड, एंड उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ या रिप्रोडक्शन। तो मजेदार चीज क्या है कि इट इज ग्रोथ एज वेल एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने जैसे और लोगों को बनाना, तो उसने रिप्रोडक्शन भी किया। तो इन अमीबा या यूनिसेलुलर, जितने भी एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही होता है। तो ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन। फाउंड इन, क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मैं वर्बली बोलता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से उठ के आ रहे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ रहे होते हैं। नीट में लाखों बच्चों को पढ़ाया, और उन लाखों बच्चों में से हजारों बच्चों का जो सिलेक्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी को समझो। देखो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ जादू कर रहा, ये मेरी डायरेक्ट कुछ बातचीत है। आप पढ़ाते पढ़ाते फील करो कि यहां से टफ क्वेश्चंस बनते हैं, और जहां से भी ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको और बेहतरीन कर लो, चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बहुत आसानी से वो चीजें पूरी तरह से रिवाइज हो जाएंगी। बस तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ढंग से चीजों को दिमाग लगाना पड़ेगा, काम बन जाएगा। तो ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? अमीबा, प्लांट, है ना, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। आंसर विल बी व्हाट? अमीबा, क्योंकि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो यार, फील आ जाएगी तुमको, खुद मजा आ जाएगा। मैं इसके बाद तुम्हारे टेस्ट भी करूंगा, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, एमसीक्यूज भी एक चैप्टर होने के बाद। तो ये बात तो पक्की हो गई, है ना? ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, एक छोटा सा चीज, छोटा सा दोबारा से, क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ऐसे समझो, रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है, हाँ या ना? तो आंसर इज अगेन नो। क्यों भाई? क्योंकि एक बुजुर्ग जो 75 साल के, 80 साल के हैं, उनके प्रोजेनीज वो रिप्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो लिविंग है कि नहीं? अगेन हाँ है। एक और एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, म्यूल, खच्चर का नाम सुना है? म्यूल, अच्छा बनता कैसे, चलो ये बताओ, बनता कैसे? तो जब भी डोंकी, नोट कर लो, म्यूल आर फाउंड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। मेल डोंकी क्रॉस्ड विथ फीमेल हॉर्स, है ना, फीमेल हॉर्स, देन, है ना, देन उसके जो प्रोजेनीज होते हैं उनको खच्चर या म्यूल बोलते हैं। याद रखना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम का, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। वर्कर बी, इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको 12th क्लास में समझाऊंगा। वर्कर बी एक फीमेल बी होती, हनी बी, जो मधुमक्खी होती हैं, जिससे काटे गए हो, कभी मधुमक्खी ने काटा, जो काटी थी वही वर्कर बी थी।
रानी मधुमक्खी निकलती ही नहीं, आप समझ लो, अपने जो हाइव होता है, छत्ता होता है। उसी तरह से ड्रोन जो होते हैं, जो मेल होते हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो ड्रोन हैं, और इस तरह से चीजें, वो निकलते ही नहीं। बस जो निकलता है वो है कौन स्पेशली? तो वर्कर बी। उसमें भी कई वैरायटीज होती हैं, वर्कर बी में नर्स बी और ये वो, दे ऑल आर स्टराइल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। क्लियर है? आसान है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, भाई किसी के बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। या चलो एक छोटा सा एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स का लेते हैं। किसका? ट्रांसजेंडर्स का। ट्रांसजेंडर्स, क्या ट्रांसजेंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है? घर में किसी के यहाँ बच्चे होते हैं, वो उनको आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं, क्या वो लिविंग है? यस, दे आर लिविंग, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इट मीन्स अगेन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्या वर्ड यूज किया? नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस बात में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो कृपया मुझे अभी के अभी बता दें। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ये बात सबको पता होनी ही होनी चाहिए। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में चीजें आ रही हैं मुझे लगता है। बहुत सिंपल चैप्टर है। एंड मजेदार चीज ये है कि इस चैप्टर से जो आज पढ़ा रहा हूं, नीट में एक नहीं तो दो क्वेश्चन कंफर्म है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के बराबर होता है। आज की पढ़ाई से आपके नीट में 4 नंबर तो मिनिमम पक्के हैं, मेरी गारंटी। और नहीं तो दो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, दो भी क्वेश्चन डायरेक्टली आए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म। समझना, पहला क्या समझा? ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ध्यान से समझना मेरी बात, क्या केमिकल रिएक्शन होता है? मैंने दवा खाई आज सुबह, जो खांसी है मुझे, तो मैंने दवा खाई क्योंकि कई दिन से थी। नॉर्मली मैं दवा नहीं लेता, कभी भी छोटी मोटी बीमारियां आई हो तो दवा नहीं लेनी चाहिए। अपने इम्यून सिस्टम से बोलो कि तुम काम करो भाई, मैं बाहर से तुमको हेल्प नहीं दे रहा हूं, लेकिन अब जब हो ही ना पाए उससे, तब उसको सपोर्ट दे दो। तो उस बात मैंने दवा खाई। दवा खाने का फायदा बताऊं क्या हुआ फिर? कि उसने अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस को फास्ट कर दिया, इंप्रूव कर दिया, तो खटाखट खटा, तो अब खांसी थोड़ी सी कम हुई। तभी मैं अभी मतलब इससे पहले कुछ दिन क्लास नहीं ली, फिर क्लास ले रहा हूं अब। तो हो क्या रहा है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आपने खाना खाया, आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, आप सांस ले रहे हो, उससे एनर्जी मिल रही है। आपको पता है कि नहीं पता? आप जो ऑक्सीजन लेते हो और जो खाना खाते हो, वो बर्न होकर एटीपी बनाता है। 9th-10th में पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम मेडिकल में आए ही इसीलिए हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रांग थी साइंस कभी ना कभी। यस। तो जो एटीपी बनता है वो भी तो मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है ना बच्चों। एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, बताओ 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 बताओ। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पढ़ेंगे हम, ढंग से पढ़ेंगे, बनता कैसे है, उसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सब भी एग्जाम के क्वेश्चन है। बट डरना नहीं, जब तक मैं समझा रहा हूं डरना नहीं। जहां भी दिक्कतें होंगी, मैं तुम्हारे लिए पूरे के पूरे कोर्स बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट हूं। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, मतलब से पहले एक छोटी सी चीज बताओ भाई, जल्दी से बताना। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि छोटा सा एक एग्जांपल, एक कोमा का पर्सन है, एक कोमा में है पर्सन। कोई कोमा समझते हो ना? वो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए। तो एक कोमा पेशेंट है, उसको आपने बोला अंकल कैसे हो, अरे उठो भाई, उठेगा? वो नहीं उठेगा। वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकता आपकी बात का, वो आपकी बात का रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकता। उसको पिन चुभा दो, उसको पेन ही नहीं होगा, आप यूं समझ लो, पेन तक नहीं होगा, लेकिन उसको दवाइयां चढ़ती हैं, उसको ग्लूकोज चढ़ता है और उसकी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। तो इसका मतलब कोई लिविंग है, इसका मतलब उसमें मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज होनी ही चाहिए। इस पेन में कभी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें ग्रोथ जरूर हो सकती है। हाँ, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो अगेन, लेकिन मेटाबॉलिज्म का कभी भी कोई एक्सेप्शन ही नहीं है कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है मतलब वो डेड है, सीधी सी बात। बात क्लियर है? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, reproduction is not a defining property, because we have exceptions, right? We have exceptions, but metabolic reactions are the, है ना, defining property. And what is metabolism? अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में दो वर्ड सिखाते हैं, एक कैटाबॉलिज्म,
कैटाबॉलिज्म, ध्यान से सुनना, प्लीज नोट कर लो। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। क्या? एनाबॉलिज्म, राइट? ध्यान से समझना इन चीजों को। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मैंने कल 2 मिठाइयां खाई, कौन कौन सी थी मुझे याद नहीं। एक तो वो जो है लड्डू था बड़ा अच्छा सा, वो जो बूंदी वाले लड्डू होते हैं, मोतीचूर के बोलते हैं शायद। तो मैंने खाया तो मेरा वजन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा 1 आध ग्राम तो बढ़ ही गया होगा। क्यों? शुगर था, शुगर इनटेक किया। तो बॉडी में जो भी इंक्रीज हो रहा है बच्चों, जो बॉडी में जो भी चीजें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज एनाबॉलिज्म। एंड अगर मैं रनिंग पर चला गया और मेरा वजन कम हो रहा है, रनिंग पे जाना, रोज मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठता हूं, रनिंग पे जाता हूं, वॉक पे जाता हूं, और जिसकी वजह से कोई चीज डिक्रीज हो रही है बॉडी में, केमिकल रिएक्शन ऐसा जिसकी वजह से टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, फैट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं, एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे वजन कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। ऐसे याद करो। याद करने का तरीका बताऊं? काटा, काटा का मतलब किसी चीज को काट देना, छोटा कर देना। बॉडी का वेट कम हो रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन से कोई चीज टूट रही है, दैट इज कॉल्ड यस कैटाबॉलिज्म। ठीक है? तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दे आर टू थिंग्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज बच्चा मेटाबॉलिज्म। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली कॉल्ड एज, तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हम कर सकते हैं? यस। आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना और लिखना वहां पर हार्ट, जो दिल बोलते हो आप लोग, हार्ट आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी ऐसे लिख देना, आउटसाइड बॉडी। ठीक है? आपको एक वीडियो आएगा जिसमें प्लेट में रखा हुआ है, प्लेट मतलब वो सर्जिकल प्लेट होते हैं, उसमें हार्ट रखा हुआ और वो बीट कर रहा है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन दे दिया उन्होंने पाइप के थ्रू। तो ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, उनको ऑक्सीजन मिल रही है और जिंदा है, हार्ट बीट आउटसाइड द बॉडी। तो उसी तरह से जो स्किन है, इसको बॉडी के बाहर भी बनाया जा सकता है। पता है कि नहीं पता है? अगर थोड़ी सी स्किन मैं लूं और उसको मैं ग्रो करना चाहूं, तो ग्रो हो जाएगी। तो क्या मैं उसको लिविंग बोलूंगा? तो देखो, वो लिविंग नहीं है, लेकिन लिविंग रिएक्शन जरूर है। बट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर मार्क कर लेना, कि अगर कोई लिविंग रिएक्शन है और वो बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के व्हाट बाहर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो लिविंग रिएक्शन है बट लिविंग थिंग नहीं है, नॉट लिविंग थिंग बट लिविंग रिएक्शन। ये दोनों चीजें याद रखेंगे, ये दोनों चीजें बच्चों याद रखेंगे। शायद मेरी वजह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कोई भी डाउट है तो मुझे अभी तक बता दो। आई होप चीजें सबको क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे समझ में तो आ रहा है ना? समझ में तो चीजें आ रही हैं। डन है, डन 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 डना डन डन। टमाटर खाएं हम, अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। बचपन में ऐसे बोलते थे। चलो फिलहाल आगे की बात करते भाई। दोबारा से एक बार क्विक रिवीजन। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि वो नहीं तो आदमी जिंदा ही नहीं। अंदर का केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा तो उसको एनर्जी और एटीपी कैसे मिलेगी? और एटीपी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आदमी जिंदा ही नहीं। और बिना एटीपी ऑक्सीजन के तो आदमी रिएक्शन और सरवाइव कर ही नहीं सकता। किसी तरह का केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो ही नहीं सकता। बातें समझ में आ रही हैं? तो चलो 2 टॉपिक और इसमें से लास्ट के क्विक समझ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? ध्यान से समझना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो, क्या भाई अमीबा हो, या प्लांट हो, ध्यान से सुना, या फिर कौन हो, एनिमल हो, कोई भी हो, इनमें से कोई भी हो, क्या होगा? एक या फिर एक से ज्यादा सेल से बना हो, वन और मोर सेल से बना होगा। कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट हो तो बताओ। तो ये हमेशा ऐसे फंक्शन करता है, वन और मोर सेल।
इसका मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर द डिफाइनिंग फीचर। बिना सेल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता, एंड दैट्स व्हाई अगेन, अब मुझे बताओ कितने डिफाइनिंग फीचर हो गए? एक मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कोई डाउट नहीं। और ये आखिरी है, कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस बच्चों? व्हाट इज कॉन्शियसनेस अगर मैं बात करूं तो? हाँ जी, छोटी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ताकि मैं इन्वायरमेंट को सेंस कर सकूं। सेंस करने का मतलब, वाह क्या खुशबू है, दिस इज सेंस। ठंड लग रही है, अरे यार बहुत गर्मी है। ये सब कुछ क्या है बच्चों? ये सब कुछ क्या है? एनवायरमेंट को सेंस करना, दैट इज कॉन्शियसनेस। कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर, वाटर है, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। मुझे ऐसा नहीं कि जो खांसी है किसी बीमारी की वजह से, वायरल फीवर, बैक्टीरिया की वजह से। मुझे डस्ट से थोड़ी सी एलर्जी है, और पिछले कुछ दिनों में वो डस्ट थोड़ी सी ज्यादा उसमें मैं चला गया, तो उसकी वजह से एलर्जिक फील होता है मुझे। तो डस्ट आती है तो वो फिर थोड़ा सा भी सेंसेशन होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंसेशन की वजह से कफ फील होता है। तो उसको ठीक कर रहे हो, दवाइयाँ ले रहे हैं, हो भी जाएंगे। वो बीच में कभी इस मौसम के आसपास में ठंड में वो ज्यादा सेंसेशनरी हो जाता है ये एरिया, बट ठीक है। नाउ द थिंग, इसका मतलब पॉलिटेंट भी कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, यस। बट एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे ये तो एग्जांपल है आपके पास, ये टच मी नॉट प्लांट है ना? ये आपके पास वो जो वीनस फ्लाई ट्रैप और ये सब जो प्लांट्स सुने हैं, जो इंसेक्ट को, एनिमल्स को ट्रैप कर लेते हैं, तो जैसे इस पे कोई टच करता है, बंद कर लेते हैं। उसी में बेचारे वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू धीरे धीरे मर जाते हैं, और डाइजेस्ट कर लेता है, उससे उसको एनर्जी मिल जाती है। उसी तरह टच मी नॉट, ये जैसे ही इसको छुओ तुरंत वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। तो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट में ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब दे आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। अवेयर का मतलब इनको पता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और उस पर वो रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर। तो बच्चों आपको बहुत क्लियर फॉर्म में समझा दूं, देयर आर 3 डिफाइनिंग फीचर ओनली गिवन इन एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी में गिवन है सिर्फ उतना याद करना है, इससे ज्यादा कुछ मत याद करो कि कोई अलग ही बुक लेकर बैठ गए। ध्यान से सुनना है, समझना है। क्या? कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट? हमने 3 बातें की थी। कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर द डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आज की क्लास को खत्म करने से पहले। बहुत मजेदार सवाल है। ये रूम है, और इस रूम में मेरा एक पेट डॉगी है, उसका नाम है गुंटू। ऐसे फनी नाम है, बड़ा अच्छा लगता है बोलने में। गुंटू को इस रूम में छोड़ दिया जाए, ठीक है, और मैं हूं इस रूम में, और गर्मी लग रही है, एक्सट्रीम गर्मी, 28 डिग्री, 30 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री। अब क्या करेंगे? उस गर्मी का एहसास किसको होगा? मुझे या गुंटू को? जल्दी से बताओ, मुझे या गुंटू को, किसको ज्यादा वो गर्मी का एहसास होने वाला है? तो आंसर इज दोनों को, एक्चुअली दोनों को। बट मैं अगर, मतलब उस कंडीशन में गुंटू क्या करेगा? भौंकेगा, भाग करेगा। मैं क्या करूंगा? एसी का रिमोट उठाऊंगा और खट से एसी चला दूंगा। यही तो होगा ना? मेरी बात समझ पा रहे हो? इट मीन्स कॉन्शियसनेस दोनों में है। गर्मी का एहसास होना, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अवेयर होना, जो मैंने यहां मार्क किया, ये दोनों में है। बट उस पर रिएक्ट करना पॉजिटिवली, या उस पर सही तरीके से, सही पॉइंट पर रिएक्ट करना, इज कॉल्ड एज, ये नीट का क्वेश्चन है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहां पर ये वर्ड है। ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, नोबडी एल्स। हाँ, आपने किसी चिंपैंजी को ट्रेन कर दिया तो हो गया, वो ट्रेनिंग इज डिफरेंट थिंग, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमंस में है। तो अगेन, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बट कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। आज जो भी छोटा सा हमने लेक्चर स्टार्ट किया, कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आया, प्लीज मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, है ना? कितने बच्चों को ढंग से समझ में आया, ये थोड़ा सा मुझे एक बार बताएं। अच्छे से आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं। जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे, रिवीजन करोगे, और इसको पूरा नोट्स बना लो। मुश्किल से 1 पेज का भी नोट्स नहीं बनेगा, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं।
हमने शुरुआत किया व्हाट इज लाइफ से और हर बात को सिंपल तरीके से समझा। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अलग अलग हायरार्की, टेक्सोनॉमी क्या है, मतलब कैटेगरी क्या है, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, फैमिलीज क्या हैं, ऐसी कुछ चीजें 3-4 हम लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। आई होप आज आपको बड़ा मजा आया होगा, समझ में चीजें आई होंगी। मेहनत आपकी और तुम्हारे साथ मैं हमेशा खड़ा हूं, कुछ भी जरूरत है तो गाइडेंस डायरेक्शन मेरी, लेकिन उस पर चलना तुमको है, सिलेक्शन तुमको लेना है, डॉक्टर तुमको बनना है, कुछ अच्छे नंबर लाओ ना यार। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहीं से आ रहा है, एक किसान का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, या एक बड़े अधिकारी का बेटा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इसका पड़ता है कि आज तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां पैदा हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार वालों को भविष्य में खूब सुख मिले, खूब सुविधाएं मिले, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, पढ़ाई। पढ़ाई एक ऐसी चीज है बच्चों जो पूरी दुनिया में सबसे आसान काम है, लेकिन सिर्फ वही पढ़ पाता है जो फोकस्ड होता है, और जो फोकस कर लेता है दुनिया में सब कुछ अचीव कर लेता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन मुझे ये सारे होमवर्क कंप्लीट चाहिए जो भी आज लिखवाया है। इसको मुझे टेलीग्राम पर भेजो, टेलीग्राम का लिंक आपको बता ही दिया है मैंने, वेदा 11E या फिर अनलॉक नीट करके। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।